नमस्कार, मैं आपके साथ रविश कुमार। एक राष्ट्र की असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपने उन नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी के सबसे ऊर्जावान साल उस राष्ट्र के निर्माण में लगा दिए। आज हम एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही पीड़ा और एक ऐसी ही उम्मीद की महागठा पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के लगभग 78 लाख वृद्ध कंधों पर एक भारी बोझ की तरह लदी हुई है। ये कहानी है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के उन पेंशन भोगियों की जिन्होंने देश की फैक्ट्रियों में, कारखानों में, संस्थानों में अपना पसीना बहाया, इस भरोसे के साथ कि जब उनके हाथ पैर थक जाएंगे, जब शरीर जवाब देने लगेगा, तो सामाजिक सुरक्षा की एक मजबूत छतरी उन्हें धूप और बारिश से बचाएगी। लेकिन क्या वो छतरी आज मौजूद है या वो उम्मीदों के बोझ तले तार तार हो चुकी है? आज देश भर में फैले ये 78 लाख पेंशन भोगी, जिनमें से कई की उम्र 80 और 90 साल को पार कर चुकी है, एक दयनीय और अपमानजनक जीवन जीने को विवश हैं। कल्पना कीजिए, 30 से 35 साल तक अनवरत सेवा देने के बाद जब हिसाब का दिन आता है तो उनके हाथ में हर महीने मात्र 1000, 1200 या 1500 रुपए की मामूली पेंशन थमा दी जाती है। आज के इस दौर में जब महंगाई एक दैत्य की तरह हर घर के दरवाजे पर खड़ी है, जब 1 लीटर दूध की कीमत 100 रुपये के करीब है और डॉक्टर की एक विजिट की फीस 1000 रुपये से कम नहीं, तब सोचिए कि इन चंद रुपयों में एक बुजुर्ग अपना जीवन कैसे जीता होगा। क्या वो अपनी दवा का खर्च उठाए या 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करे? ये सवाल नहीं, ये वो चुभते हुए कांटे हैं जो हर रोज, हर पल इन बुजुर्गों के स्वाभिमान को छलनी करते हैं। कई सालों से एक खामोश आक्रोश इन पेंशन भोगियों के दिलों में सुलग रहा था। सरकारें आती जाती रहीं, वादे होते रहे, आश्वासन के लॉलीपॉप दिए जाते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। मोदी सरकार के पिछले 10 सालों के कार्यकाल को इन पेंशन भोगियों ने बद्धी उम्मीद से देखा, लेकिन उनका आरोप है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। उनका कहना है कि सरकार के रवैये में वो इंसानियत, वो संवेदना ही नहीं दिखी जो एक कल्याणकारी राज्य की पहचान होती है। ऐसा लगता है मानो व्यवस्था चाहती है कि ये बूढ़े बुजुर्ग जिन्होंने देश को अपनी जवानी दी, अब खुद को बोझ समझकर चुपचाप सडी कर इस दुनिया से विदा हो जाएं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जब जुल्म बढ़ता है तो संघर्ष भी जन्म लेता है। इसी निराशा के अंधकार में एक आवाज ने चुनौती दी। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने इन पेंशन भोगियों के मुरझाए हुए चेहरों में एक नई उम्मीद फूंकी। उनका एक वाक्य आज पूरे आंदोलन का नारा बन चुका है। सड्ढे सड्ढे, मरने से तो अच्छा है कि लड्ढते लड्ढते मर जाएं। और इसी नारे ने लाखों बुजुर्गों की झुकी हुई कमर को सीधा कर दिया है। उनकी लड्ढई अब सिर्फ पेंशन की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और जिंदा रहने के अधिकार की लड्ढई बन चुकी है। और इसी लड्ढई की एक ताकतवर गूंज हाल ही में कर्नाटक के सांस्कृतिक शहर मैसूर में सुनाई दी। बीते मंगलवार को राष्ट्रीय आंदोलन समिति के बैनर तले एक विशाल और ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं था, बल्कि उन लाखों पीड़ितों का शक्ति प्रदर्शन था जिनकी आवाज को अब तक अनसुना किया जा रहा था। मैसूर, मांड्या, चामराजनगर और कोडागू जैसे विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में पेंशन भोगी इस महासम्मेलन में शामिल हुए। उनकी आंखों में दशकों की थकान थी, लेकिन दिलों में अपनी मांगों को लेकर एक अटूट विश्वास की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने एक स्वर में अपनी उन पुरानी लेकिन न्यायोचित मांगों को दोहराया जो उनके जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन चुकी हैं। उनकी मांगें क्या हैं? कोई हवाई किले या अनुचित लाभ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक न्यूनतम अधिकार। उनकी पहली और सबसे प्रमुख मांग है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाए। यह कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है, बल्कि आज की महंगाई में एक व्यक्ति के गुजारे के लिए जरूरी न्यूनतम राशि का एक आकलन है। इसके साथ ही इस पेंशन को महंगाई भत्ते यानी डीए से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में बढ़ने वाली महंगाई उनकी पेंशन को बेअसर न कर दे। दूसरी बड़ी मांग है मुफ्त और सम्मानजनक स्वास्थ्य सुविधाएं। उम्र के इस पड़ाव पर बीमारियां घर कर लेती हैं
और इलाज का खर्च उनकी कमर तोड़ देता है। और तीसरी महत्वपूर्ण मांग है पारिवारिक सुरक्षा से जुड़ी। वे चाहते हैं कि पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी या नामांकित व्यक्ति को पूरी पेंशन का लाभ मिले। वर्तमान व्यवस्था में सिर्फ आधी पेंशन दी जाती है, जो उस अकेले रह गए बुजुर्ग के लिए किसी क्रूर मजाक से कम नहीं है। अब आते हैं उस बद्दी खबर पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। एक ऐसी खबर जो इन लाखों पेंशन भोगियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि पेंशन भोगियों का यह अथक संघर्ष अब रंग लाने लगा है। हाल ही में हुई कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक में इन पेंशन भोगियों द्वारा लिखे गए 11 लाख पत्रों को संज्ञान में लिया गया। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि जब जनता की आवाज एकजुट होती है तो बंद दरवाजों को भी सुनना पड़ता है। इससे भी बद्दी खबर यह है कि संसद के पिछले मानसून सत्र के दौरान देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर एक बड़ा और सकारात्मक आश्वासन दिया है। उन्होंने सदन को यह भरोसा दिलाया है कि सरकार पेंशन भोगियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है और इसी महीने यानी सितंबर में ही पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक निर्णायक घोषणा की जा सकती है। यह आश्वासन विशेष रूप से उन 40 लाख पेंशनधारकों के लिए एक बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है जिनकी वर्तमान पेंशन 1500 रुपये प्रति माह से भी कम है। वित्त मंत्री की ओर से यह कहा गया है कि पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ा बजट इसी महीने सभी पेंशन धारकों के सामने पेश कर दिया जाएगा। यह खबर निश्चित रूप से एक बड़ी खुशखबरी है। यह उन लाखों चेहरों पर मुस्कान लाने वाली खबर है जो सालों से सिर्फ निराशा ही देख रहे थे। लेकिन इन पेंशन भोगियों का अनुभव उन्हें हर आश्वासन पर तुरंत विश्वास करने से रोकता है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब उन्हें ऐसा कोई भरोसा दिया गया हो। उन्हें आज भी साल 2022 का वो दिन याद है जब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमांडर अशोक रावत को उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था। लेकिन वो आश्वासन आज तक सिर्फ एक आश्वासन ही बना हुआ है, हकीकत में नहीं बदल पाया। इसीलिए इस बार वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद भी पेंशन भोगी सतर्क हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए भी तैयार हैं। चलिए वापस मैसूर के उस ऐतिहासिक सम्मेलन की ओर लौटते हैं जहां इस आंदोलन की भविष्य की रणनीति तय की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत ने अपनी हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों का रुख सकारात्मक था और उन्होंने यह विश्वास जताया है कि सरकार जल्द ही कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय ले सकती है। इसी सकारात्मक संकेत और वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने एक बड़ा फैसला लिया। अगले महीने दिल्ली में एक विशाल हड़ताल और आंदोलन प्रस्तावित था, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह सरकार को एक मौका देने जैसा है, यह दिखाने के लिए कि समिति टकराव नहीं बल्कि समाधान चाहती है। सम्मेलन में एनएसएससी के मैसूर डिवीजन के उपाध्यक्ष श्री हचप्पा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने पेंशन भोगियों की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण करते हुए कहा कि देश भर में लगभग 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं, जिनमें से लाखों लोगों ने देश की सेवा में अपने जीवन के 35-40 साल लगा दिए और आज उन्हें इनाम में मिल रही है मात्र 1000 या 1500 रुपये की पेंशन। उन्होंने कहा कि एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है, स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है और ऐसे में इन बुजुर्गों की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। इसलिए 7500 रुपये की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग पूरी तरह से न्यायोचित और मानवीय है। इस सम्मेलन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य था उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जागरूक करना जिन्हें अब तक अपनी पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की भी सही जानकारी नहीं है। यह हमारे सिस्टम की एक बड़ी विडंबना है कि जो व्यक्ति जीवन भर काम करता है उसे अपने ही हक के पैसे के लिए प्रक्रियाओं के जाल में उलझना पड़ता है। समिति ने ऐसे सभी पेंशन भोगियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने का भी बीधा उठाया।
बातचीत के दौरान उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद उपलब्ध हुए उच्च पेंशन के विकल्प का भी जिक्र आया। श्री हचप्पा ने बताया कि इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल और अस्पष्ट है कि आम पेंशन भोगी के लिए इसे समझना लगभग असंभव है। पेंशन की राशि कितनी बढ़ेगी, इसे लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है, जिसके कारण बहुत कम लोगों ने ही इस विकल्प को चुना है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि समस्या के समाधान के लिए एक सरल, स्पष्ट और सार्वभौमिक नीति की जरूरत है, न कि जटिल विकल्पों की। श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के अधिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन समिति को हाल ही में जो आश्वासन दिया है, वो हवा में नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के भीतर न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, जब तक कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक हर आश्वासन सिर्फ एक आश्वासन ही है। इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने सरकार को एक स्पष्ट चेतावनी भी दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि आगामी 15 अक्टूबर तक उनकी 4 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो समिति चुप नहीं बैठेगी। उस स्थिति में वे देशव्यापी स्तर पर कड़ीडीडीएचए से कड़ीडीडीएचए कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। यह एक अल्टीमेटम है जो यह बताता है कि इन बुजुर्गों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। मैसूर में हुआ यह सम्मेलन सिर्फ एक बैठक नहीं थी, यह एक हुंकार थी। इसमें अश्विनी पांडे, विनोद कुमार शर्मा, जयप्रकाश दुबे, रामनारायण विश्वकर्मा, वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, संजय बेंचुरा, महेंद्र कुमार पांडे, गंगा प्रसाद, गोपाल प्रसाद, नसरुल्लाह खान, चंद्रभान राय, मूर्ति प्रकाश नायक और मनन सिंह जैसे कई प्रमुख नेताओं और हजारों गुमनाम सेनानियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का कुशल संचालन चंद्रशेखर पाठक ने किया और हर वक्ता की आवाज में एक ही संकल्प था, न्याय लेकर रहेंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या इस बार सरकार इन 78 लाख बुजुर्गों की आंखों में तैरते इंतजार को खत्म करेगी? क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आश्वासन एक और चुनावी जुमला साबित होगा, या यह वास्तव में उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी? क्या कमांडर अशोक राउत का संघर्ष और लाखों पेंशन भोगियों का तप इस बार विजयी होगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिल जाएगा। लेकिन एक बात तय है, ईपीएस 95 के पेंशन भोगी अब चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने लड़ देकर अपने अधिकार लेने का फैसला कर लिया है, और जब किसी देश का बुजुर्ग सड़कों पर उतरकर अपने सम्मान की लड़ाई लड़ता है, तो यह उस देश की व्यवस्था के लिए आत्ममंथन का समय होता है। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। हर अपडेट, हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए। नमस्कार।